सीईओ बनने के लिए ना कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मुझे लगता है। सीईओ आप एक दिन में नहीं बनते, फाउंडर आप पहले दिन बन जाते हैं। सो फाउंडर इज द अमेजिंग टाइटल। एक ये कि मैं सोचता हूँ अगर किसी को इंजरी है और वो जाके बाद में इंश्योरेंस करा दे और उनको पता चले कि इसकी इंजरी थी, उसी बच्चे के लिए उसने पॉलिसी करवाई थी और वाइफ और बस ये फैमिली थी। ठीक 9 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लोगों को अंडर राइटिंग करने का? जब हम साथ होते हैं तो ग्रो करते हैं, जब अकेले होते हैं तो सिर्फ चलते हैं। हालांकि आपका कीवर्ड जो है ना कंपटीशन है एक बंदे के साथ। उसके जाने से जाहिर सी बात है बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो एक को फाउंडर दूसरे को फाउंडर की इंश्योरेंस करवा ले 1-1.5 करोड़ की, तो उसको की पर्सनल इंश्योरेंस कहा जाता है। कभी इस तरह के आए फ्रॉड क्लेम आए आपके पास इंश्योरेंस के अंदर के आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो? आप मार्केट में जाके फेल होके एक एक्सपीरियंस लेने के बजाय आप पहले रिसर्च कर लें। वो जो रिसर्च फेस होता है ना, वो हमेशा मैं उसको इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। तो ये स्टेट लाइफ खुद कैसे अर्न करती है? मुझे नहीं लगता कि ये जिंदगी मुकम्मल जिंदगी है। मुझे लगता है अभी तो दरिया पार किए, समंदर अभी बाकी है। कपिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका आने का। और आप आए, परेशानी तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं, बड़ा जबरदस्त था। और जब आपके पास आ रहे हैं तो परेशानी किस बात की? नहीं, आपने ऑनलाइन भी पॉडकास्ट की हुई है ना? जी बिल्कुल की हुई है। तो फिजिकल में और आपका ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है? आप क्या ऑनलाइन में एक अच्छी चीज ये होती है कि अवेलेबिलिटी इजी मिल जाती है आपको गेस्ट की। वो अपने कन्वीनियंस पे अवेलेबल होता है। क्योंकि मुझे ये होता था कि मैं फॉरेन गेस्ट बहुत सारे लेता था, तो मैं भी रात को फ्री होता था और उधर सुबह होती थी तो कोई यूएसए से ऑनलाइन आ जाता था, कोई पेरिस से, कोई कहीं से। तो ऑनलाइन में ये तो बड़ी कंफर्ट थी। बट जो सबसे बड़ा इशू था वो इंटरनेट था, क्योंकि इंटरनेट आज भी डिजास्टर है, वहां भी डिजास्टर था। तो ऑनलाइन में क्योंकि लाइव चल रहा है, अब इंटरनेट थोड़ी देर के लिए भी बंद हो गया या स्टॉप हो गया तो वो वीडियो बहुत बफरिंग पे चली जाती है। मुझे लगता है उसमें अच्छे, मैंने एक ट्राई किया है, मतलब उसमें ऐसा ना इसी पे आपका मेरा रिलेशनशिप लाइफ टाइम बन गया। ठीक है, आपको मेरे बारे में पता है सारी चीजें। ऑनलाइन में ऐसा लगता है कि मुझे लगा कि जान छुड़ाते हैं कि ठीक है मैं बात कर ली, 2-4 सवाल करे, आधा घंटा हो गया, चलो भाई बंद करो बंद करो बंद करो। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है और बातों से बातें निकलती हैं। तो कभी कभी अगर अच्छे टॉपिक पे बात हो रही हो तो पता नहीं चलता 1 घंटा भी गुजर जाए। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता था, मुझे गेस्ट को कहना पड़ता था जी वो पहले तो फ्री सब्सक्रिप्शन थी जनाब, खत्म हो रही है, तो कहता था अभी तो बातें शुरू की थी। तो अच्छा, वो राजी हो जाता है आधे घंटे? क्योंकि मुझे होता है कि हम उसको 30 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं तो फिर वो उसका माइंड सेट होता है। एक मैंने ऑनलाइन की थी तो मैंने उसको 30 मिनट्स का टाइम दिया, तो 40 मिनट्स के बाद बोलने लगा था यार वो आई हैव अनदर मीटिंग। और क्या मैंने कहा यार ये तो एक मैंने कोशिश की है, थोड़ा सा मुश्किल बात करूंगा, शायद किसी को बुरी लगे। ये एटीट्यूड जो है ना, ईगो, हमने ना ईगो सिस्टम बनाया हुआ है। इको सिस्टम के बजाय बातें तो सारा दिन इको सिस्टम की करते हैं, बट स्टिल इट्स ईगो सिस्टम, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोग लेता हूँ या ऐसे लोगों से बात करता था जो थोड़े से अवेलेबल हो, थोड़ा सा पे बैक भी करना चाह रहे हो, डेडिकेशन हो, पैशन हो। अक्सर मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो ना बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीज़ों को लेके। हाँ ठीक है, हमें दूसरों की टाइम की वैल्यू ज़रूर समझनी चाहिए, जो कि एक पहली प्रायोरिटी भी होती है। बट मुझे हमेशा आई एम प्रिविलेज कि ऐसे लोग मिले, ऐसे दोस्त मिले या नेटवर्क मिला है जो ऑलवेज अवेलेबल, जब भी कॉल करो दे आर अवेलेबल। नहीं, नेटवर्क तो मैंने आपका देखा जब से मैं आपको शायद फॉलो किया, लाइक किया, तो ऐसा लगता है बस आप ही आप आ रहे हैं। हर थोड़ी देर में एक तस्वीर आपकी आ रही है, हर थोड़ी देर में आपकी एक नए इवेंट की तस्वीर आ रही है। आई डिडंट चेक द तब उसमें टाइमलाइन भी आती होगी, पर मैंने कहा ये बड़े एक्टिव है माशाल्लाह से, काफी प्रोएक्टिव है। मेरी लाइफ की ना एक थ्योरी रही है कि लोग कहते हैं सरवाइव कर लो ना, बस सुबह होती है शाम होती है उनकी जिंदगी तमाम हो जाती है। और मैंने बहुत साल पहले एक कोट पढ़ा था, इट्स योर चॉइस, सरवाइव और थ्राइव। सो मैंने उस चॉइस को ना अडॉप्ट किया। अगर हम मेरे कोलीग्स हैं, वो 4-5 बजे ना जब ऑफिस में 4:45 बजते हैं, थक जाते हैं, घर जाना होता है। सब लोग कहते हैं अरे यार थक गए, घर जाना है। और मैंने हमेशा देखा मेरा दिन 5 बजे के बाद शुरू होता है। वो इसलिए शुरू होता है कि मुझे ना वो लगता है कि लाइफ में ना अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत टाइम है, आज के दिन में अभी 8-10 घंटे पड़े हुए हैं, इसको जरा यूटिलाइज करते हैं। एक होता है टाइम को गुजारना और एक होता है टाइम को यूटिलाइज करना। मैं शाम में क्लासेस भी होती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कभी इकरा में जा रहा हूँ, कभी सलीम अबीब, कभी कहीं। तो बड़ा एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हैं, नए बच्चों से मिलते हैं। हर सेमेस्टर में एक नया 300-400 बच्चों का बैच होता है, तो एक नए कनेक्शंस बनते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं। देखें, लर्निंग के लिए ना जरूरी नहीं है कि आप 50 साल
50 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों से मिले लर्निंग के लिए। कभी कभी ना वो बच्चा भी आपको नई चीज सिखा लेता है। सो जब तक आप लोगों से मिलते नहीं ना, तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में ना कोई आप बेहतर काम कर रहे हैं या टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। कपिल भाई, दूसरा है मेरा कि थोड़ा सा जर्नी बताएं। जैसे अभी आपने कहा कि मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन भी है, सोशल लाइफ भी है, तो व्हाट एग्जैक्टली थोड़ा सा जर्नी, थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड, थोड़ा सा अभी आजकल क्या कर रहा है। अभी मैंने लोगो भी देखा आपने स्ट्रेट लाइफ का लगाया हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस इज दैट, कि वो क्यों लगाया हुआ है और क्या आपकी जर्नी, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं। देखिए मेरी जर्नी बड़ी ड्रामेटिक रही है। मैं बलूचिस्तान के एक आउटस्कर्ट एरिया से हूँ जिसका नाम है उस्ता मोहम्मद, शायद आपने कभी सुना भी ना हो। वहाँ से फिर कोयटा मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी वो उस्ता मोहम्मद में थी, और फिर उसके बाद कोयटा गया। तो कोयटा में रही मिड ईयर्स एजुकेशन, फिर मैंने अपना बैचलर्स किया कोयटा से। वो भी एक अमेजिंग टाइम था। लोगों को कोयटा जाने से डर लगता है, मेरे लिए कोयटा से जो मेमोरीज हैं वो शायद लाइफ टाइम मेमोरीज हैं। तो कोयटा में बैचलर्स किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि कराची सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कराची बहुत आना होता था। तो एक होता था कि कराची जाऊंगा तो शायद ना ये शहर मुझे कुछ नया सिखाएगा। तो मैं अपना मास्टर्स करने कराची आया, और कराची ऐसा शहर है जब कोई आता है ना तो कराची उसको बसा लेता है। तो वो मास्टर्स के बाद जो है मैं वापस गया कोयटा। तो कोई एक हफ्ते बाद जैसे ही मेरा MBA खत्म हुआ तो मुझे कॉल आई कि जी आपको कोर्सेज दिए। तो मैंने यूनिवर्सिटी से कॉल आई, मैंने कहा जनाब खत्म हो गया MBA, छोड़ दे अब, मुझे एंजॉय करने दे। क्योंकि उससे एक रात पहले ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन पार्टी की थी। कितने नहीं सर, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए। सो वो एक टर्न बैक था अगेन, कराची आने के लिए एक रीजन था। कराची आ गया जी वापस, पढ़ाना शुरू किया IBT में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल इल्मा यूनिवर्सिटी है। और फिर उसके साथ साथ कॉर्पोरेट में काम करना भी शुरू किया। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया एक सेमेस्टर बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अगर मैं सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा तो लर्न कैसे करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुल टाइम टीचर वाली जॉब ना मुझे समझ नहीं आ रही थी। इंडस्ट्री में आया, अगेन पढ़ाते हुए मैंने अपनी इंटर्नशिप से स्टार्ट की, क्योंकि मुझे HR में करियर स्टार्ट करना था। और फिर वो फॉर्च्यून कंपनी में इंटर्नशिप हुई, मॉन्डलीज में मेरी पहली इंटर्नशिप थी। उसके बाद जो करियर ने जंप दिया तो दोनों चीजें साथ चलती रहीं, पढ़ाना भी एज अ विजिटिंग फैकल्टी। सो आज तकरीबन 12-13 साल या 15 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जर्नी भी चल रही है। और कॉर्पोरेट में भी एक 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो गया। सो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ साथ 16-17 में मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टअप बूम आ रहा है पाकिस्तान में। सो मैंने खुद भी एक स्टार्टअप करना था, बट उस वक्त मैं स्टार्टअप कर नहीं पाया, क्योंकि जॉब कर रहा होता है ना बंदा तो डरता बहुत है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इत्तेफाक से शादी भी कर ली थी, कराची सर्वाइवल की जंग भी थी। तो मैंने कहा चलो स्टार्टअप नहीं करते तो जरा इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। सो इस बीच में इन शॉर्ट मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई एक वेंचर कैपिटल के साथ, जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते थे। और जब उनके साथ काम करना शुरू किया एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, और उस वक्त मेरा कैरियर भी चल रहा था, मैं अपने कैरियर पे भी पीक में था, तो ये भी मैंने शुरू किया। तो उन्होंने मुझे पूरा पाकिस्तान घुमाया। ये सुबह एयरलाइन टिकट होती थी, जाओ जी लाहौर जाओ, लाहौर के इकोसिस्टम को देखना, लम्स में जा रहे हैं इन्वेस्टर। अच्छा, ये उन्होंने आपको एजुकेट किया, बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं एक्चुअली पैशन तो पहले से था, बट रिसोर्सेज उन्होंने प्रोवाइड किए कि आप जाएं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी थी। मैं लाहौर जा रहा हूँ, पेशावर जा रहा हूँ, कोयटा जा रहा हूँ, और पूरे बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं टूर्स, इस्लामाबाद जा रहे हैं हम इकोसिस्टम को देखने। तो चंद ही इंक्यूबेशन सेंटर होते थे उस वक्त, और वही स्टार्टअप्स की पूरी फैक्ट्री अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी ज्यादा। एग्जैक्टली, वो इंक्यूबेशन ही फैक्ट्री होती थी स्टार्टअप की। प्लान 9 होता था उस वक्त, NIC होता था जो लम्स के अंदर होता था, फैसिलिटी थी। NIC इस्लामाबाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है, और I2I। तो इन सब में घूमे, और फिर वो इकोसिस्टम से एक ताल्लुक बना। 2-3 सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स की आर्टिस्टिक वेंचर्स के प्लेटफॉर्म से, पूरी उसकी ड्यू डिलिजेंस की। तो वो एक अच्छी बॉन्डिंग थी इस इकोसिस्टम से। फिर मुझे एक पैशन था, तो मैं टेक का कोई इवेंट नहीं छोड़ता था, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे वो कोई कुछ भी हो रहा है। अगर वो स्टार्टअप इकोसिस्टम का इवेंट है तो कपिल शुड बी देयर। उस टाइम को मैं मैनेज करता था, ये पैशन कह लें। फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, HR कंसल्टेंसी, रियांच कंसल्टेंसी, क्योंकि मैं HR में बहुत एक्सपर्ट था। तो मैंने कहा वही काम करते हैं, जो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है
उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप वही सरवाइव करता है जो प्रॉब्लम पे काम करते हैं और जो एबिलिटी भी आपके पास हो। बाज़ों का हम काम तो बहुत सारे करना चाहते हैं बट वो एबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है आपको अलाइन करना। क्योंकि एक चीज मैंने पढ़ाई भी है कि स्ट्रेटेजिक फिट होना बहुत जरूरी होता है, कि अगर आप जो काम कर रहे हैं और आपके जो स्किल सेट है वो कहीं ना कहीं अलाइन करना चाहिए। ये जो मिस अलाइनमेंट है ना, तो वो तो देखिए एक फैक्ट है पूरी दुनिया में, जो स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं 90% पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। सो वो एक फैक्ट है जिसको आप ना इग्नोर नहीं कर सकते। सो उसको कबूल करते हुए, अपने रिस्क एपेटाइट को आप आजमाते हुए जब आप इस इकोसिस्टम में आते हैं ना, तो इकोसिस्टम आपको वेलकम करता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, डाउन टू अर्थ रहें। हमारे यहाँ आते ही स्टार्टअप फाउंडर ना CEO बन जाते हैं। ये मुझे सबसे बड़ी दुनिया में बुरी चीज लगती है कि बी द फाउंडर। ये 10-12 साल तो फाउंडर का आप स्लोगन चला है, CEO बाद में बने। CEO बनने के लिए ना कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है मुझे लगता है। CEO आप एक दिन में नहीं बनते, फाउंडर आप पहले दिन बन जाते। सो फाउंडर इज द अमेजिंग टाइटल, क्योंकि CEO बनने के साथ साथ ही ना आपको फिर दुनिया के फजूल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बिजनेस क्लास में घूमना होता है, आपको S क्लास की कार भी चाहिए। फिर स्टार्टअप कैसे ग्रोथ करेगा? आप तो अपने कस्टमर के साथ रोड पे बैठ ही नहीं सकते, आप कैसे कस्टमर का फीडबैक लेंगे? आपकी तो ये S क्लास की कार जा रही है, आप रोडते हुए जा रहे हैं रोड को, CEO बने हुए, तो फिर आप कैसे मेंटेन करेंगे उस क्रेडिबिलिटी को? तो बहुत सारी चीजें स्टार्टअप फाउंडर्स को ना बड़ा हम्बल और फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। ये मेरा कोर बिलीव है। आपको बाइक पे भी घूमना है, इट्स ओके, एंजॉय इट। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से फिर आपका, आई थिंक ये ग्रुप भी आपका स्टार्टअप फाउंडर के नाम से, फाउंडर स्पेस के नाम से मेरा ग्रुप है, दी फाउंडर स्पेस। और ये कम्युनिटी बनाने का भी यही विजन था कि मैं जहां जाता था ना, पुल के इस पार के लोग, पुल के उस पार के लोग, ये एक रियलिटी है। लोग इसको सरकेज़म में लेते हैं, बट मैं क्योंकि इस इकोसिस्टम में अब 8-10 साल हो गए, तो ये एक रियलिटी है। देयर आर डिफरेंट क्लासेस, और मुझे ऐसा लगता था वो सारी क्लासेस ना अपने अपने छोटे से सर्कल में चल रही हैं, फिक्स हुए छोटे छोटे वही दोस्त यार हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, वही काम कर रहे हैं, या स्पेसिफिक स्कूल्स के जो अलुमनाइज हैं वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये गैप नजर आ रहा था मुझे, और मेरे लिए एक उलझन का बायस भी बन रहा था, क्योंकि मैं एक्टिवली स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ था। सो एक दिन हम एक कराची में बड़ा जबरदस्त टेक इवेंट हो रहा था, वहीं बैठे बैठे 3-4 फाउंडर्स मेरे साथ थे जो किसी स्टार्टअप की को फाउंडर थे। तो मैंने उनको कहा यार आए जरा एक कम्युनिटी बनाते जहां पर सब होने चाहिए, ये मेरा विजन है। सो दे सेड कब स्टार्ट करेंगे? मैंने कहा अच्छा 2-5 मिनट रुके जरा। मैंने पहले उन 5 लोगों को ऐड किया उस कम्युनिटी में किया। फिर उसी दिन हमने उसी इवेंट पे कोई 100 फाउंडर्स को अपनी कम्युनिटी में ऐड किया। जब वो 100 फाउंडर आ गए ना, तो फिर हमने उन सबको कहा जी आए जरा फाउंडर्स को ऐड करें, एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिविटी हमारे पास जो है ना सबसे पहली प्रायोरिटी है, और हम इसको कहते हैं कि वी आर नॉन इंक्लूसिव, कि हम सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, हम सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, या हम सिर्फ कराची वालों के लिए है, वी आर फॉर होल पाकिस्तान। सो इंक्लूसिविटी एंड नॉन इंक्लूसिव का जो कॉन्सेप्ट था ना, हमने उसको मिक्स करके सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो बड़ा अच्छा चलता है, बल्कि आप भी उसके मेंबर हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं तो आपका फर्स्ट टाइम सुना है, मुझे किसी ने बताया था, मुझे आमिर भाई ने बताया था। अच्छा, आप नहीं है हमारी कम्युनिटी में भी? सो अब तो आ गया मैं। अच्छा, अब आ गए आप, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो अभी कोई 800-900 स्टार्टअप फाउंडर्स, स्टेक होल्डर्स, इकोसिस्टम के लोग, चाहे उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, इंक्यूबेशन हेड्स हो, सब उस कम्युनिटी में। सो एक चीज जो मुझे लगती है बड़ी पॉजिटिव लगती है कि अब ना लोगों को इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिलती है। कोई कोहर्ट आ रहा है, कोई और चीज आ रही है, सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो उसकी रीच पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को नहीं होती, बट इस ग्रुप में जब व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आती है ना, तो उस पूरी कम्युनिटी को फर्स्ट हैंड पे पता चल जाता है कि आज कोई अवार्ड हो रहा है, या आज कोई इंक्यूबेशन के फॉर्म्स आए हुए हैं, हमें अप्लाई करना है, या कोई इन्वेस्टमेंट आई हुई है, या कोई सर्कल हो रहा है। सो एवरीथिंग इज एट फर्स्ट हैंड। और मजे की बात है कि आपने उसको खुद जाके मैनुअली ऐड किया, तो सारे रेलेवेंट पर्सन होंगे, सारे रेलेवेंट लोग हैं, फॉरवर्डिंग मैसेज, कुछ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, स्टूडेंट्स जिनको मैं कहूंगा, बट ऑल जिनका पैशन है। फिर हमने उसकी डायरेक्टरी बनाई है, उसका एक फॉर्म बनाया है ताकि उन सबका डेटाबेस मेंटेन हो रहा है, कितने लोग हमारे ग्रुप में हैं,
ताकि अगर किसी को किसी से कोई काम है तो वो डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं इजीली। और जो मुझे बेहतरीन बात लगी, पिछले 1.5-2 महीनों में जहां भी जिस इवेंट में गया हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कपिल थैंक यू। मैं कहता हूँ क्यों? कहते यार मुझे काम मिल गया आपकी कम्युनिटी के थ्रू, मैं किसी की वेबसाइट बना रहा हूँ, किसी को कोई ऑर्डर मिल रहा है, इन्वेस्टर एंड फाउंडर्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि जिंदगी मैंने ये बहुत बड़ा शायद मैंने एक बेहतरीन काम कर दिया जिस पे मुझे प्राउड फील होता है कि ये मिसिंग था, ये कनेक्शंस मिसिंग थे। और कहने के लिए तो बहुत सारे लोग ना बड़ी कंपनीज के आप जब डायरेक्टर से सीईओ से मिले तो वो कहते हैं यार यस गुड इकोसिस्टम के साथ काम करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दावे करेंगे। और आप स्टार्टअप होके अगर किसी को अप्रोच करें ना बड़ी कंपनी को, आपको काम नहीं देते, काम करे रिप्लाई नहीं देते यार, रिप्लाई नहीं देते। बहुत मुश्किल है। स्टार्टअप अगर स्टार्टअप को ही सपोर्ट कर लें ना, 2 स्टार्टअप्स अगर कोलैबोरेट कर लें और ये इस कम्युनिटी में अगर हो रहा है तो मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। हमने कोई फी नहीं रखी, कोई स्पॉन्सरशिप, कुछ भी नहीं लेते, आप उसका वॉलंटरी सारा काम चल रहा है, वॉलंटरी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा ना लाइफ में होने का कोई पर्पस भी होना चाहिए। मैं स्टेट टाइप के साथ भी हूँ, वो मेरी फुल टाइम ठीक है एक सर्विस चल रही है, आई एम हेड ऑफ डिजिटल अंडरराइटिंग, जो कि ये क्या था ये समझ नहीं आया। मैं गूगल पे इसको सर्च भी कर रहा था, उसकी कोई वेबसाइट नहीं निकल गया। अंडरराइटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड जो कि इंश्योरेंस में रिस्क मैनेजमेंट को अंडरराइटिंग कहा जाता है। जब भी कोई पॉलिसी लेता है, जब उसका केस सबमिट होता है तो उसके बैकएंड पे अंडरराइटिंग होती है, जो 2 तरह की अंडरराइटिंग होती है, फाइनेंशियल एंड मेडिकल अंडरराइटिंग। क्योंकि हमने तो अपनी कॉपीराइटिंग पढ़ा है, ये कॉपीराइटिंग से मैंने देखा एक नई चीज है ये अंडरराइटिंग। नहीं ये तो पुराना है, आई थिंक ये पुरानी टर्म है, बट पाकिस्तान में आज भी चंद अच्छे अंडरराइटर्स हैं, सो उनमें से एक मैं भी हूँ। और आई एम यूएस क्वालिफाइड अंडरराइटर। मैंने उसके लिए एक डिग्री की जिसका नाम है फेलो इन लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि यूएसए लूमा से होती है, अटलांटा से। सो आई क्वालिफाइड दैट इन 2018। सो हम चंद ही मैं कहूँगा हंड्रेड्स में अंडरराइटर्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत छोटा इकोसिस्टम है इंश्योरेंस का। अभी भी पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 0.03% है, 0.87% है, 0.87 यानी तकरीबन 9 अराउंड कर जी 0.9 के करीब 0.9 हाँ। और दुनिया में जो एवरेज है इसका वो 3.4% है। सो अभी भी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। और रिसेंटली क्योंकि मैं स्टेट लाइफ के साथ हूँ, सो वी स्टार्टेड डिजिटल ऑपरेशंस, सो उसको भी मैं लीड कर रहा हूँ। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लोगों को अंडरराइटिंग करने का? क्या उनको अवेयरनेस दे रहे हैं? ज्यादातर अवेयरनेस नहीं दे रहे। जब भी हम कोई पॉलिसी या केस अप्रूव कर रहे होते हैं, जिसको प्रपोजल कहा जाता है, तो उसमें हमें 2 चीजें देखनी होती हैं कि क्या वो जो रिस्क है, क्या वो रिस्क जो है हेल्दी रिस्क है या अनहेल्दी रिस्क है। क्योंकि हम इंश्योरेंस में क्लेम्स पे करते हैं और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्लेम भी होते हैं। तो क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है हम जिस प्रपोजर को इंश्योरेंस दे रहे हैं? लेट्स सपोज एक साहब है जिनकी छोटी सी केबन है और कोई गैम्बलिंग के पैसे लगा के उनकी इंश्योरेंस करवाई गई और कल उनको कोई आके मार देता है, बड़ा यार, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर का क्लेम ले ले। सो हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखते हैं कि हम जिसकी इंश्योरेंस दे रहे हैं, जिसका केस अंडरराइट कर रहे हैं, क्या वो वाकई इतना डिजर्व करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने। सो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड चीज है। हर केस को, अच्छा आप याद रखिएगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो केस अंडरराइट होते हैं, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई 1 लाख प्रपोजल आ रहे, तो वो 1 लाख डिफरेंट केसेस होते हैं, क्योंकि हर एक का अपना एक अलग स्टोरी है, अलग स्टोरी होती है, अलग सिनेरियो होता है। और हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ रहता है, जुरिस्डिक्शन रिस्क क्या है, और मल्टीपल रिस्क होते हैं जो हम इवैल्यूएट करते हैं एक प्रपोजल में। सो ये पूरी एक साइंस है, बड़ा मजे का काम है। और ये बात वाकई में इंश्योरेंस के ऊपर अभी मैं रिसर्च, आपने जो बताया कि अगर हाँ किसी को पता है मुझे थ्रेड है तो वो इंश्योरेंस करा ले, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम बन गया। या फिर एक चीज में इसमें अक्सर एक ही प्रीमियम पे हमें हैवी क्लेम्स पे करने पड़ते हैं। एक ये कि मैं सोचता हूँ अगर किसी को इंजरी है और वो जाके बाद में इंश्योरेंस करा ले और उनको पता चले कि इसकी इंजरी थी, तो फंस जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई तो क्राइटेरिया आपने भी रखा होगा, क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें नॉन डिस्क्लोजर या डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं जो बताते हैं हमें अपना प्रपोजर कि मुझे कोई बीमारी है नहीं है। और अगर अर्ली क्लेम्स होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है विद इन 3 years अगर डेथ हो जाए, और अगर नॉन अर्ली क्लेम्स होते हैं तो वो पे भी हो जाते हैं। सो
ये पूरा का पूरा मैं कहता हूँ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ना वो ट्रस्ट पे ज्यादा डिपेंड करता है कि प्रोपोजर ने जब प्रपोजल फॉर्म फिल किया क्या वो चीजें ठीक लिखी थी, और वो जो डिक्लेरेशन दे रहा है कि हाँ मैंने जो लिखा है वो मेरे हिसाब से ठीक है, तो हम उसको बहुत हद तक मानते भी हैं। और अभी तो बहुत ज्यादा गैप है अभी तो इंश्योरेंस का, और हमारे यहाँ तो वैसे अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ लोग करवाते नहीं थे कि इंश्योरेंस दुनिया में ना बहुत मैंडेटरी है, बट पाकिस्तान में लोगों को इसकी अहमियत नहीं समझ आती। ठीक है, अगर आप इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं वो एक अपनी जगह पे जरूर मौजूद है, बट उसमें भी डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। लाइक मैं जिस कॉरपोरेशन के साथ काम करता हूँ ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, तो इसमें जो 99% स्टेक्स होते हैं वो पॉलिसी होल्डर के या पब्लिक के अवाम के होते हैं। सो हम बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करते हैं, केयरफुली हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, और इंश्योरेंस कोई गुनाह नहीं है। अब तो बहुत सारे फतवे भी मौजूद हैं, बहुत सारे इस पे स्कॉलर्स ने किताबें भी लिखी हैं कि इंश्योरेंस का मैकेनिज्म क्या होता है। इंश्योरेंस भी तो बहुत सारी किस्म की है ना इसके अंदर। एक तो हम बाइक्स की इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी की, फिर पर्सनल इंश्योरेंस है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस है, तो ये भी शायद मुझे लगता है कभी-कभार कॉम्प्लेक्स कर देती है। देखिए 3 तरह की इंश्योरेंस होती है। एक जनरल इंश्योरेंस होती है जिसमें ये गाड़ियां और एसेट्स, तमाम किस्म के एसेट्स आ जाते हैं, जिसको जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली लोगों के लिए होती है, इंसानों के लिए, ठीक है। और एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी हेल्थ के लिए होती है। सो ये 3 तरह की इंश्योरेंस टाइप्स हैं। इन्होंने कैटेगरी डिफाइन कर दी है। नहीं, अलग अलग कंपनीज होती है, बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे अगर मैं स्टेट लाइफ की बात करूं तो हम 2 तरह की इंश्योरेंस में डील करते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जनरल में नहीं करते, जनरल में नहीं करते, गाड़ी घर नहीं वो नहीं करते, वो हमारी एक सब्सिडरी है वो करती है अल्फा इंश्योरेंस, बट हम नहीं करते। बट इस तरह अगर मैं बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है जो तीनों जगहों पे भी काम कर रही हैं, सो ये डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस होती है। बट पाकिस्तान में ओवरऑल हर तरह की इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत थोड़ा सा है। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, उसकी अफादियत नहीं पता। ये बड़ी अच्छी आपने बात छेड़ी। अगर मुझे आज मौका मिला एक बात कहूंगा। नहीं, बिल्कुल करें। कि एक मेरा दोस्त था, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उसने ना 20,000 रुपए की इंश्योरेंस ली थी। 20,000 रुपए साल की पे करता था प्रीमियम। सो वो तकरीबन गालिबन 4 लाख रुपए का उसका सम अश्योर्ड बनता है। सम अश्योर्ड कहते हैं जो अमाउंट आपने अपने अगेंस्ट इंश्योर्ड की है। सो 4 लाख रुपए का सम अश्योर्ड था, और वो किराए के घर में रहता था। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसी बच्चे के लिए उसने पॉलिसी करवाई थी, और वाइफ और बस ये फैमिली थी, पेरेंट्स उसके थे नहीं। ठीक 9 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। पहली अभी उसने किस्त दी थी इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की। अब घर वाले, वैसे तो आपकी जिंदगी चल रही है, सब अच्छा है, 60-70 हजार रुपए सैलरी है, घर चल जाता है, बट उसके जाने से ना वो जो ब्रिज होती है आपकी घर की, आप बिल्कुल रोड पे आ जाते हो। सो उसकी फैमिली का, अच्छा उसने अपनी फैमिली को बताया भी नहीं था। मैं यही पूछना रहा था, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की बातें नॉर्मली बताते भी नहीं है, बताते नहीं। सो जब 1 साल पूरा हुआ, 3 महीने हो चुके थे उसकी डेथ को, तो उसको रिमाइंडर के लिए जब कॉल की गई तो पता चला उसकी तो डेथ हो गई है। तो फिर उसकी वाइफ को जब अप्रोच किया गया तो पता चला उसकी वाइफ अम्मा के घर रहती है, क्योंकि उसके पास किराया देने के पैसे तक नहीं थे। और मजे की बात ये रोड एक्सीडेंट था। रोड एक्सीडेंट में क्लेम डबल हो जाता है, क्योंकि वो ADB का कॉन्ट्रैक्ट लगा होता है, हादसाती मौत में डबल हो जाता है। सो 8 लाख रुपए उनकी जो है वो अमाउंट, और प्लस में 1 साल का बोनस था, वो पड़ा था, जिसका कोई क्लेम ही नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। सो उनको बताया गया, क्लेम करवाया गया, विद इन 1 मंथ उनको उनका क्लेम मिल गया। तो उनकी जिंदगी में एक सपोर्ट मिल गई। वरना ये 10 लाख रुपए से ठीक है जिंदगी में कुछ नहीं होता, बट जब आप रोड पे होते हैं ना तो बड़ा पता तो ये जो 10 लाख रुपए होते हैं ये आपकी जिंदगी में 10 या 50 करोड़ की अहमियत रखते हैं। एक छोटी से आप कोई काम कर सकते हैं, कोई दुकान लगा सकते हैं, या बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो इसकी अफादियत ना हमारे यहाँ समझ नहीं आती लोगों को, क्योंकि इंश्योरेंस का लोग ढूंढते हैं कि यार मुझे क्या मिलेगा। हम कहते नहीं, आपके जाने के बाद आपके घर वालों को क्या मिलेगा या उनके लिए क्या होगा, ये जरा सोचे। हमारे यहाँ वो हम तवक्कल पे बहुत काम करते हैं कि जी चलो अल्लाह दे देगा, बट अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी जगहों पे कहा है कि मैं जरिया बनाऊंगा, और ये कहीं डिफाइन नहीं है वो जरिया क्या होगा। वो जरिया इंश्योरेंस भी हो सकता है।
क्योंकि आप उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन अगर हम बात करेंगे, अगर एक आपकी जैसे भी आपने एक एक्सीडेंट का बताया कि एक्सीडेंट की वजह से लोग नॉर्मली जो भागते हैं, जो नहीं कराते, एक तो वो, और कोई आपको यार ये एक ऐसा वाकया था जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हर एक को एटलीस्ट तो करा लेना चाहिए। जैसे एक होता है डेटाबेस पहले भी, जैसे हमारे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे यहाँ रोड पे कोई भी किसी को मार के चला जाता है। आज आपने कहा जर्नल, ये बड़ा अच्छा कर आपने क्लियर कर दिया, जर्नल आप नहीं दे रहे, ये गाड़ी चोरी हो जाती है, तो कोई भी बीमारी किसी वक्त भी लग जाती है। अभी मेरे अपने आसपास ही देख रहा हूँ तो इतने मच्छर घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो कौन सी चीज़ों पे हम ज़्यादा अपने आप को बचा सकते हैं कि ये अगर इंश्योरेंस करा ले, तो ये आज के दौर में मुझे लगता है कि हर एक के पास होनी चाहिए। देखिए, एक लाइफ इंश्योरेंस तो होनी चाहिए आपके पास अपनी हैसियत के हिसाब से। मैं ये कहता हूँ, मेरा फॉर्मूला ये है कि आप इतनी सेविंग करें कि अगर आपकी सैलरी लेट सपोज 1 लाख रुपए, आप 12 लाख रुपए साल के कमाते, तो एटलीस्ट 1 लाख रुपए, जिसको मैं 10% कहूँ या 12%, वो आप सेव करें अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए। साल में आप 1 लाख रुपए पे करें अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं। उसके रीजन ये है कि वो 1 लाख रुपए से आपको 20 लाख रुपए का कवरेज मिल जाएगा। वो जो 20 लाख रुपए का कवरेज है ना, वो जब मैच्योर होगा, जब आपकी रिटायरमेंट भी आ रही होगी, तो तकरीबन आपको 70-80 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाता है। इसका क्या तरीकेकार होता है? सिंपल है, देखें, जो हर साल हमें 1 लाख देना होगा ना? हर साल 1 लाख देंगे तो 20 लाख की सम एश्योर्ड बनेगी। और 20 लाख की सम एश्योर्ड का मतलब है जो उसकी मेच्योरिटी होती है वो अराउंड, जब मैं अगर सिर्फ स्पेसिफिकली स्टेट लाइफ की बात करूं, तो 4 टाइम पे जा रही होती है। हर साल जो बोनस ऐड होते हैं, उसका जो मैं हिस्टोरिकल डेटा उठाऊं पिछले 20-30 साल का, तो 4 टाइम पे अभी रिटर्न आ रहा है। तो एक अच्छा रिटर्न आ जाता है एक तो 20 साल बाद। लेट सपोज उससे पहले कुछ हो जाता है तो एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है घर वालों को सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपके जाने के बाद ज्यादा जरूरत होती है आपके घर वालों को आपकी, आपके होते हुए शायद वो कमी महसूस नहीं होती। तो ये स्टेट लाइफ खुद कैसे अर्न करती है? ये भी देखिए, ये जो फंड्स है ना, ये एक कोई 50-60 लाख रुपए पे नहीं चल रहे होते। 2.1 या 2.2 ट्रिलियन के हमारे एसेट्स हैं राइट नाउ, जब हम बात करें प्रॉपर्टीज जर्नल। और हमारी जो इनकम की बात करें तो वो 200-250 अरब रुपए साल की इनकम है, ठीक है। उसमें से तकरीबन 100-125 अरब रुपए के क्लेम्स आते हैं, और जो बाकी 100-125 अरब बच जाते हैं उसमें से सिर्फ 3% या 2.5% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकाल के 97.5% जो हमारी अर्निंग होती है वो वापस बोनस की शक्ल में पॉलिसी होल्डर को दी जाती है। क्योंकि ये बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टीज हैं, तो इनकी जो इनकम आती है ना, और वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे लिख देते होंगे ना, वो भी री इन्वेस्ट कर देते होंगे। अब जैसे अगर बोनस दिया तो आप बोनस उस वक्त रियल टाइम तो नहीं दे रहे ना, बट जो पॉलिसीज पे आउट हो रही है, मैच्योर हो रही है साल, या सरेंडर हो रही है, या अगर उनका डेथ क्लेम पे हो रहा है तो उसके साथ ही बोनस पे आउट हो जाता है। लेकिन वो सबके तो नहीं होते ना, वो तो बहुत इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पोर्टफोलियो इतना बड़ा है तो हमारे जो क्लेम लास्ट ईयर हमने 160 अरब रुपए के क्लेम पे किए थे और तकरीबन 100 अरब रुपए हमने प्रॉफिट दिया था। सही। तो क्लेम का रेशियो एक स्पेसिफिक होता है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं हम नफे नुकसान में साथ हैं। ज्यादा क्लेम्स आएंगे, ज्यादा क्लेम पे करेंगे, बोनस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये इसीलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, जो पे कर रहा है और जो विड्रॉ भी कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर पाकिस्तान में अगेन इसकी अवेयरनेस पे आज तक कोई बात ही नहीं करता। कभी इस तरह के आए फ्रॉड क्लेम आए आपके पास इंश्योरेंस के अंदर के आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो, इस तरह से हुआ? कभी बहुत आते हैं, क्योंकि मैं क्लेम कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो जब केसेस इन्वेस्टिगेट होके आते हैं, हमारे यहाँ एक टीम होती है इन्वेस्टिगेटर्स की, वो जब जाती है मार्केट में तो वो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड निकालती है। तो बहुत सारे तो ऐसे क्लेम आते हैं जिसमें मैं कहूँगा मिस स्टेटमेंट होती है कि अगर हमें किसी ने कहा कि जी मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ। दो कैटेगरीज के होते हैं, एक मेडिकल होता है, एक नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल में ये होता है कि हम मेडिकल नहीं करवाते, हम ट्रस्ट करते हैं आपकी डिक्लेरेशन पे। और एक होती है मेडिकल, जिसमें हम आपकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं प्रॉपर। वंस अगर वो क्लेम करेगा तब कराएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। शुरू में जब वो पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाती है बहुत मर्तबा, ठीक है। अगर हमने नहीं करवाया, नॉन मेडिकल है, स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल में आपने डिक्लेयर नहीं किया आपको कोई बीमारी है, और आपको जब डेथ हुई तो पता चला जी काज ऑफ डेथ आपके पास लेट सपोज कैंसर है, और ये कैंसर पिछले 10 सालों से था,
और आपने जो पॉलिसी है वो 2 साल पहले लिए, तो आपने मिस कमिटमेंट की, आपने वो जो स्टेटमेंट दी वो अनट्रू स्टेटमेंट थी, वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप था वो टूट गया। तो ऐसी कंडीशन में क्लेम पे नहीं होता। सो ये भी चीजें तब आती हैं जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं। फिर आप उनको बोलते होंगे कि यार अपनी लाइफ हिस्ट्री का डेटा लेके आओ। हम उनसे मांगते हैं, वो नहीं देते अक्सर, तो जो क्योंकि वो खुद तो होता नहीं है, उसकी जो फैमिली होती है वो नहीं देती या नहीं होता। सो हम क्लेम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस सूरत में इन्वेस्टिगेशन के लिए होता ही है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को विजिट करता है, जहाँ जहाँ उनको रिकॉर्ड मिलता है अगर इन्होंने चेकिंग किए। ये यूएसए में बहुत अच्छा सिस्टम है। यूएसए में आपका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, तो आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड जो है उस सोशल सिक्योरिटी नंबर पे आ रहा होता है। अच्छा, अभी ये आगा खान ने कर दिया ऐसे? आगा खान ने कर दिया, बट आगा खान ने मेरा इंडिविजुअली आगा खान का जो है एमआर नंबर है, बट अगर आपने एक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाई तो आपको डेटा नहीं आएगा। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में कि आपके पास जो डेटा है वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो आपके पास डिस्पर्स डेटा है पूरे पाकिस्तान में, आपको बाजू का पता भी नहीं चलता। तो बहुत सारे इस तरह भी फ्रॉड क्लेम्स पे हो जाते हैं। एक दूसरे के वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं मांगते, ये तो बोलते हैं आपने इस वाले में इससे क्यों करवाई, लैब से आपने उससे क्यों करवाई, वहां तो एक ही नंबर होता है, उस पे आ जाती है सारी टेस्ट, उनके ऊपर आ जाती है। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं, एक और तरह का फ्रॉड होता है जो कि पाकिस्तान में बड़ा आम है। हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए, बट डॉक्यूमेंट्स बड़ा इजीली बन जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनने चाहिए, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट हो गया, या डबल एनआईसीज होते हैं लोगों के पास, एक एनआईसी पे डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और दूसरा एनआईसी आप चला रहे। सो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। अब ये थोड़े 2 एनआईसीज बना दिए, 2 एनआईसीज भी होते हैं। तो उसके लिए नादरा ने अब एक सर्विस शुरू की है जो कि हमारे पास वेरिसिस की सर्विस होती है। सो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो CNIC है, मैंडेटरी है बल्कि अब तो, हम चेक करते हैं कि नादरा के पास रिकॉर्ड्स में प्रॉपर आ रहा है, कोई फेक CNIC तो नहीं है, या अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो क्या वो नादरा का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट है, CNIC की कैंसलेशन हो रही है नहीं हो रही है। सो इस तरह भी बहुत सारे फ्रॉड्स पकड़े जाते हैं। बाजू का लोग जिंदा होते हैं और वो जी डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, सब कुछ बनवा लेते हैं और वो क्लेम कर देते हैं। आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान की किसी भी हिस्से में, तो ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मतलब वो फेक क्लेम मारने के लिए, वो फेक क्लेम लेने के डेथ हो गया, एनआईसी कैंसिल करा दिया, और ऐसे ही है। अब अगर 20-25 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको या 1 करोड़ मिल रहा है तो अब ठीक है, चलो तो एक गाँव चले जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा वही पैसे लेके। सो ये थोड़े से हमारे पास मैं अभी कहूँगा कि डॉक्यूमेंट या सिस्टम फ्लॉज है, बट कोशिश हम यही करते हैं क्योंकि इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है कि ऐसे फ्रॉड्स को पकड़ा जाए, ऐसे फ्रॉड की प्रिवेंशन हो। बट ये रेशो हर जगह मौजूद होता है, स्पेशली ऐसी कंट्रीज में जहाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। चलिए, हमारा टॉपिक अभी इंश्योरेंस पे आ गया, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा और जाते हैं। स्टार्टअप्स को करानी चाहिए इंश्योरेंस, और फाउंडर्स जो बिल्कुल नए हैं, जो थोड़े से 3 से 5 साल के दरमियान में, अगर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, व्हाट एग्जैक्टली, मुझे पता है लाइफ इसको लाइफ ये वाले नहीं करते, स्टेट लाइफ वाले नहीं कर रहे होते, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली डू यू सजेस्ट कि यार दिस इज़ द राइट वे? अगर उनके लिए एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। मेरे नहीं, खाली किसी पॉडकास्ट में डिस्कस भी हुआ कि उनको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, जैसे फाउंडर्स को, जो स्टार्टअप वाले हैं, इनको, इनके लिए क्या पैकेज है? इंश्योरेंस होती है। एक तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है, हर स्टार्टअप को करवानी चाहिए क्योंकि थोड़े से उनके पास पैसे होते हैं। सो अपने ऑफिस की, अपने एसेट्स की, अपनी इन्वेंट्री की, ये सारी तरह की इंश्योरेंस होती है और ये बहुत जरूरी होती है। देखें आज कितने वाकयात होते हैं। लेट सपोज आपने किसी शॉपिंग सेंटर में अपनी छोटी सी दुकान ली हुई है, आपके पास पैसे ही हैं, 20-40 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए और पता चला जी शॉपिंग मॉल में आग लगी। अब अगर आपकी इन्वेंट्री जल जाती है, स्पेशली जो इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, आप मुझे बताएं, आप 0 पे आ जाएंगे, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे पता नहीं क्यों मजाक आ रहा था, मैं हंस रहा इसलिए, मुझे ना वो हम कभी करना कुछ चीज़ें पढ़ के लग देते तो हम वो लगा देंगे, आग नहीं लगेगी उससे। कुछ हमारे पास होती है स्पिरिचुअली सिस्टम, लेकिन वो हमारा कल्चर डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। बोल्टन में जब बाजूकात बड़े बड़े इन शॉपिंग सेंटर्स में या पुरानी मार्केट्स में जब आग लगी थी, तो मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले की बात है, तो बिलियंस ऑफ रुपीस का सामान जल गया था। ये आपके सामने लाहौर का वाकया है, वो पूरी मोबाइल मार्केट वहां जल गई थी और उस मोबाइल मार्केट, वो लाहौर की सबसे मसरूफ मोबाइल मार्केट हुआ करती थी। बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस हो जाता है आपका, आप 0 पे आ जाते हैं। बट इंश्योरेंस क्या करती है, आप लेट सपोज 50 लाख की इन्वेंट्री पे हार्डली कोई
50,000 या 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनती है। अगर आप अच्छी कंपनी से भी, ए रेटेड कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं, आप उस 1 लाख रुपए में सुकून से सोए होते हैं पूरा साल कि यार चलो अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो मुझे क्लेम मिल जाए। अच्छा, अक्सर हम एक और भी क्लेम सोचते हैं, जैसे अगर किसी बड़ी फैक्ट्री में आग लगती है, या हमारे भी रिसेंटली पीछे लकी वन में लगी थी ऐसे 3 साल पहले, तो हमने बोला यार लकी वन वालों का काम नहीं चल रहा होगा, इन्होंने आग लगा दी ताकि इंश्योरेंस का क्लेम मार दे। ऐसा होता है पॉसिबिलिटी? देखिए ऐसा भी होता है, बट देखिए वो हमने रिस्क उसको अंडरटेक किया है ना, रिस्क को किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने अंडरटेक किया है। सो अंटिल पता चले, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे मेडिकल का रिकॉर्ड तो आपने जाके चेक कर लिया, देखिए पता चल जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, स्पेशली फायर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो बता देते हैं कि आग कैसे लगी है, आग लगाई गई है, शॉर्ट सर्किट से लगी है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, जहां पर डाउट्स होते हैं तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा कंज्यूमर को दिया जाता है, ये याद रखिए। वहाँ इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट नहीं लेती। और फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक मौतसिब है, इंश्योरेंस मौतसिब है, आप बहुत सारी जगहों पे कंप्लेन कर सकते हैं जब आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो अब बहुत सारे एवेन्यूज हैं कस्टमर के पास, अगर वो क्लेम नहीं दे रही कंपनी, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हो। सो अगर आपका लीगल क्लेम है, जहां तक आपने बात की, आजकल मैं एक इस पे आप हंस रहे थे तो एक बड़ी मिसाल बताता हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, बहुत गलत बात है पर फिर भी कहता हूँ, हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि चोरी तब तक गुनाह नहीं है जब तक पकड़ी ना जाए। वो है ना, ये तो हमारे यहाँ जब पकड़ी नहीं जाती तो ऐसी चोरी बार बार भी की जाती है, बड़ी सफाई से की जाती है। सो वो उसको गुनाह नहीं समझते एज अ कॉम। इंटीग्रिटी कोई चीज होती है, बट अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि चलो फिर गो विद द फ्लो वाली जैसा चल रहा है। कहते हैं वो 2 शरीफ है ना, एक तो वो शरीफ है जो पकड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो उसी की वो मैंने मिसाल दी कि चोरी तब तक गुनाह नहीं जब तक पकड़ी ना जाए। अब वो शरीफ ही है जब तक वो पकड़ा नहीं जा रहा। अब एक और इंश्योरेंस होती है, इस बात से याद आया कि पर्सनल इंश्योरेंस हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कम करवाई जाती है। वो हम ऐसे एम्प्लॉयज की करवाते हैं जो बहुत बड़े क्रिटिकल है, उसके जाने से ना कंपनी को 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा। सो कंपनीज उनके लिए इंश्योरेंस करवाती हैं कि लाइक यार ये मेरा जो है ना हेड ऑफ प्रोडक्शन है, अगर इसको कुछ हो गया मैं तो नुकसान में आ जाऊंगा। तो उसकी की पर्सनल इंश्योरेंस करवा ली और 1 करोड़ रुपए की उसका क्लेम, उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो कंपनी पे करती है। और जब उसकी डेथ होती है तो उस कंपनी को उसका क्लेम मिलता है। वो पर्सनल पे चला गया, वो 2 भी करा सकता है, एक अपनी पर्सनल भी करा सकता है, वो कंपनी। तो की इंश्योरेंस पर्सनल का भी कॉन्सेप्ट है, की पर्सन इंश्योरेंस हम कहते हैं कि एक को फाउंडर है और उसके जाने से जाहिर सी बात है बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो एक को फाउंडर दूसरे को फाउंडर की इंश्योरेंस करवा ले 1-1.5 करोड़ की, तो उसको की पर्सनल इंश्योरेंस कहा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया, दोनों एक दूसरे बहुत सारे स्टार्टअप्स करवा सकते हैं। सो स्टार्टअप्स के लिए बहुत मैंडेटरी है, आपने जैसे कहा ना, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो बिजनेस इंश्योरेंस हो जिसमें उसके एसेट्स की, तमाम एसेट्स की इंश्योरेंस होती है। जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं उनमें सच ऐसी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि सिर्फ आपका ऑफिस ही होता है, ठीक है, ऑफिस की भी इंश्योरेंस होती है। बट जो इन्वेंट्री होल्डिंग बिजनेसेस है ना, उनके लिए तो मैं कहता हूँ मैंडेटरी है। पहले दिन पे, चाहे उसकी बाइक है ना जो उसका राइडर चलाता है, उसकी भी इंश्योरेंस पहले दिन पे करवाए। आप कराची में बाइक स्नैचिंग रेशियो देखें, अलार्मिंग रेशियो है। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे आपकी बाइक हो, कार हो, या जो भी ऐसी आपके इक्विपमेंट्स हैं या कैमराज हैं। अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये देखें, ये जो स्टूडियो में इक्विपमेंट्स हैं, ये मेरे हिसाब से 15-20 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स हैं। तो अगर अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाता है, खराब होने पे तो नहीं देंगे ना, तो खराब होने पे नहीं, बट जलने पे, आग लगने पे, या जो जो क्लॉजेस उसके अंदर है। अब तो खराब होने की इंश्योरेंस भी आ गई है, आपकी मोबाइल की इंश्योरेंस होती है जिसमें खराब होने की और गिरने की, वो तो बाहरी क्लेम होते हैं, वो तो यूएस वगैरह में यहाँ पर आ गई है पाकिस्तान में। वो एक दफा मैं गया था, बोलता है वो ये वाली जो क्लेम है ना यहाँ नहीं होगी, दुबई में क्लेम। नहीं, यहाँ अब लोकल इंश्योरेंस कंपनी से स्टार्ट कर दिया है। आप अगर महंगा मोबाइल ले रहे हैं 1-1.5 लाख रुपए का, तो इसकी ये होते हैं क्लॉजेस, इसको कहा जाता है। आपको ये देखना जरूरी होता है कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें क्या क्या क्लॉजेस जो है वो एडेड है। अक्सर ना हम लोग पाकिस्तानी लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते, चाहे वो किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो। निकाहनामा लोग नहीं पढ़ते अपना, वो तब पढ़ते हैं जब डिवोर्स लेने की जरूरत पड़ती है, देखते हैं क्या क्या हमने शरायत लिखवाई थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो भाई से कर रहे हैं, बीवी से कर रहे हैं, अंडरटेक कर रहे हैं ना आप, ठीक है। निकाह का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग। आप दुनिया में जिस भी चीज की अंडरटेकिंग दे रहे हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो फंसते हैं या क्लेम फंसते हैं, उसके एक रीजन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ना पढ़ना होता है, क्लॉजेस कौन से लगे हुए हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, तो दंगे हो रहे थे
उसकी गाड़ी जला दी गई, पता चला जी उसकी जो स्पेसिफिक इंश्योरेंस टाइप है उसमें दंगे कवर नहीं थे, सही है, तो उनको नहीं मिला क्लेम। अब वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कंपनी ने कहा जी ये तो था ही नहीं, अगर नॉर्मली आग लग जाती तो हम आपको देते। अब इतने सारे क्लॉज उसमें लिखते हैं, हमें एक नॉर्मल आदमी के समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल आदमी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस जब भी आप करवा रहे हैं तो 4 चीजें देखनी जरूरी है कि आपका टर्म क्या है, सम अश्योर्ड क्या है, प्रीमियम क्या है, और सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से लगे हुए। ये 4 चीजें अगर जिंदगी में आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको कभी भी इंश्योरेंस में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जर्नल इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, यही 4 चीजें होती है जो मैंडेटरी होती हैं। टोटल कवरेज, सम अश्योर्ड जिसको कहा जाता है, प्रीमियम भी देखेगा, उसका पेमेंट मोड देख लें, सही है, नॉमिनी का नाम जरूर देखें क्योंकि आपके मरने के बाद वो जो दावेदार होता है वो नॉमिनी होता है, सो नॉमिनी का नाम जरूर देखें। और दूसरा सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें एडेड है। सो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ फायर, बर्गलरी, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स या क्लॉजेस कहा जाता है इनको। सो देखें क्या क्या क्लॉजेस उसमें लगे हुए। सो ये बेसिक ही 4 क्वेश्चन है, आप पूरा नहीं पढ़ रहे तो ये पूछ ही ले। ये छोटे मोटी चीजें अगर पढ़ लें, लोग कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं व्हाइल टेकिंग द इंश्योरेंस, कि वो जब कर रहे हैं साइन कर देते हैं, चले जाते हैं, बाद में बोलते हैं यार ये तो आपने बताया नहीं था। मैं 4 कॉमन मिस्टेक्स अगेन बताऊंगा। पॉलिसी करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स ना लेना, ये सबसे बड़ी लेते ही नहीं डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे तो जो मैंने पहली 4 चीजें पढ़वाई वो बताई वो आप किस में पढ़ेंगे। सही, डॉक्यूमेंट ही नहीं लेते, ट्रस्ट में रख लेते हैं, उसी इंश्योरेंस एजेंट के पास होते हैं। सही। दूसरी चीज, अपनी फैमिली को नहीं बताते कि मेरी इंश्योरेंस है। हमारे पास कोई बिलियंस ऑफ रुपीस के क्लेम्स अनक्लेम्ड पड़े हुए, हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे सो अनक्लेम्ड अमाउंट आ रही होगी कोई बिलियंस ऑफ रुपीस की, जो आज तक कोई 20-20, 30-30 साल से लेने ही नहीं आया, उनके घर वालों को पता ही नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीस। आप लोग भी तो कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास नंबर ही नहीं होते। वो साहब चले गए, उन्होंने जो एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पे लेटर लिखते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। 20 साल पुराना एड्रेस है, 30 साल पुराना एड्रेस है। NIC में हमारे पास एड्रेस अपडेटेड नहीं होते, उस वक्त मोबाइल होते नहीं थे, ये ज्यादातर पुराने मोबाइल नंबर नहीं देते थे। सो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कभी कभी अपना आपका मोबाइल नंबर है, आप चले गए, हम किसको कांटेक्ट करें। सो ऐसे बहुत सारे अनक्लेम्ड, मैं कहता हूँ बिलियंस ऑफ रुपीस के। अच्छा, सिर्फ हमारे पास नहीं, आप पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे सो एक अनक्लेम्ड अमाउंट की पूरी डायरेक्टरी होती है। सो हमारे यहाँ वो किसी में मोबाइल नंबर से, आपके CNIC नंबर से सर्चेबल है। सही है। सो आप सर्च कर सकते हैं रैंडमली भी जाके कि किसी आपके प्यारे की इंश्योरेंस तो नहीं थी। सो ये नहीं पता होता, दूसरी चीज। तीसरी चीज, हमें ये नहीं पता होता, हम ना पॉलिसी करवा के 1 साल देते हैं, उसके बाद पेमेंट ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि वो पॉलिसी बंद हो जाती है। आपको लगता है कि आपकी कवरेज ऑन है, बट वो एक सर्टेन पीरियड पे आके वो कवरेज स्टॉप हो जाती है। मतलब 31 तारीख थी तो अगर आपकी अगर डेथ पहली को हो गया, आपने कहा मैं कल कर दूंगा, वो कवरेज खत्म हो चुकी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, मेरे इसका मतलब ये था कि कुछ सालों तक आपने पेमेंट नहीं की और सालों तक वो पॉलिसी ऑटो पेड अप हो गई या लैप्स हो गई तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलता। तो साल तक का टाइम होता है, साल, 3 महीने, 2 महीने ग्रेस पीरियड होता है। और अगर APL ऑटो प्रीमियम लोन ऑप्शन में, तो उसमें बहुत लंबा ऑप्शन होता है। जब तक पॉलिसी में एक सरेंडर वैल्यू या कैश वैल्यू बाकी है वो पॉलिसी चलती रहती है। तो मेरे अब्बू की भी थी, वो अभी तक आता रहता है, तो लाइफ इंश्योरेंस का लेटर आई थिंक वो 20-25 साल से आ रहा है। मतलब यार ये क्यों आता रहता है, उन्होंने कभी जिंदगी में कराई होगी, वो बार बार लेटर्स उनको भेजते रहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। बोनस के या किसी चीज के आते होंगे, सो आप चेक कीजिएगा उनकी क्या पॉलिसी थी। वो तो हमने अब घर चेंज करा तो अब मुश्किल है शायद। अभी आप पहले से चेक कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट पे जाके। उनका NIC भी तो उस वक्त वो था, कोई बात नहीं, उसी से आ जाएगा डेटा। हमारे पास वही CNIC नंबर रिकॉर्ड और है भी लाइफ इंश्योरेंस की ना, तो वो चेक कर लेंगे, वो इशू नहीं। उसको डाल के ऑनलाइन जाके वेबसाइट से आके चेक करें उनकी क्या इंश्योरेंस थी कि क्या वो बाकी है, उसमें कुछ है या नहीं है, या हमारे किसी भी करीबी ऑफिस में विजिट करके उनको चेक करवा सकते हैं। और जो पुरानी इंश्योरेंस कराई होगी या तो किसी ने, मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने खुद भी कभी कराई होगी, कहीं जॉब पे गए होंगे या कहीं गए होंगे तो उन्होंने उनकी लाइफ इंश्योरेंस देती होगी, तो लेटर्स आते थे। अच्छा, इंश्योरेंस का एक और हमारे यहाँ जो परसेप्शन है ना, जो मैं भी बता रहा हूँ, यार अल्लाह पे ट्रस्ट करें, इंश्योरेंस में नहीं करा। तो कभी हम लोग को इतना ज़्यादा, मैं खुद भी
डाइव इन नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने इतनी पॉडकास्ट पे भी डिस्कशन की। तो जो इंश्योरेंस का नाम सुन के एक तो लगता है बिला वजह के पैसे देने पड़ेंगे यार, क्या है यार ये 3% 5% ले जाएंगे अनटिल अनलेस कि कोई पे फोर्सली ना कराए। जैसे हमारी इन्वेंट्री जाती है चाइना से यूएस, तो वहाँ हमें भरना ही भरना है $300 $600, हमारे पास चॉइस नहीं होती है, वरना वो आगे नहीं जाने देते। तो शायद वो जब फोर्सली आता है तो करते हैं। दुनिया भर में आप गाड़ी नहीं चला सकते अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है। आप रोड पे नहीं उतर सकते आपकी इंश्योरेंस नहीं। आप एक कैमरा भी परचेज करते हैं तो आपको पहले इंश्योरेंस करवानी होती है। सो हमारे यहाँ अगेन, जैसे हम शुरू में पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे, अवेयरनेस नहीं है कि ठीक है अल्लाह देता है, बट देखें मैं बार बार अगेन कह रहा हूँ, अल्लाह ने ना बहुत मर्तबा कुरान में बहुत सारी जगहों पे कहा है कि मैं एक जरिया बनाऊंगा। सही, आप उसको पढ़े ना जरा बेहतरीन, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीजें हम खुद नहीं पढ़ते, हम सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत सारे लोगों से कि आप कुरान को खुद पढ़ें, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फिर आप हमारे FAQ के सेक्शन में जाएं पोर्टल के, वहां पे जवाब मिल जाते हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर तो करें, शायद वही जरिया हो। सेविंग बहुत जरूरी है जिंदगी में। सो इंश्योरेंस मैं कहता हूँ वो काम की नहीं है जो आपसे जबरदस्ती ली जाए। इंश्योरेंस वो अच्छी लगती है जो आप खुद करवाएं, क्योंकि आपको फिर पता होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अफादियत क्या है। जैसे कि मैंने बताया, इंश्योरेंस अक्सर लोग लालच में अपने लिए करवाते, बट मैं कहता हूँ नहीं, अपने चाहने वालों के लिए करवाएं, जिनका दारोमदार आप पे है, आपके जाने के बाद वो आप पे डिपेंडेंट है। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक इंश्योरेंस जो कि आज तक लोगों को पता ही नहीं हो, कोई ऐसा एरिया होता है कि यार ये वाली इंश्योरेंस भी अब डिस्कवर हो चुकी है, जिसपे आपने बताया कि हम मोबाइल पे भी करा सकते हैं। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमने अपने आप को अप टू डेट रखना है कि इंश्योरेंस की कौन सी टाइप्स है, तो कहाँ से सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं हम अपने आप को? देखिए, अब तो सेल्फ एजुकेट करने के लिए आपको चीन नहीं जाना पड़ता। पहले कहते थे तालीम लेने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चले जाए। ये एक मोबाइल है जिसमें गूगल उस्ताद है, आप गूगल उस्ताद पे कुछ भी लिखें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन। आपने ChatGPT ट्राई किया? वो सही आंसर दे रही है? सही आंसर देती है। आप उर्दू में आंसर देती है, इंग्लिश में देती है। अब तो ChatGPT के ऐसे वर्जन भी आ गए जो आपको पढ़ के सुना देती हैं, आपको जिस लैंग्वेज में सुनना है वो सुना देते हैं। तो आप एक्सप्लोर करें। आई थिंक एजेंट कोई भी क्वेश्चन पूछें, आप लेट सपोज जेमिनाई में यूज करता हूँ, तो जेमिनाई को कह देंगे जी आई वांट टू बाय इंश्योरेंस, मुझे जो है ना ये आंसर्स चाहिए। आप लिखते जाएं, क्वेश्चंस लिखते जाएं, वो आपको आंसर करता जाएगा कि आपके लिए सुइटेबल इंश्योरेंस कौन सी है। आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए या आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस होती है। टर्म इंश्योरेंस में क्या फायदा होता है कि टर्म इंश्योरेंस एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टर्म कहते हैं जिसको। 1 साल के लिए आपने करवा ली। लेट सपोज आप 1 साल के लिए हाई रिस्क एरिया में काम करने जा रहे हैं। आपको लगता है यार ये वाला जो मेरा 6 महीने है ना, मैं हाई रिस्क एरिया में रहूंगा, मैं जरा 2 करोड़ की इंश्योरेंस लेता हूँ। नॉर्मल जो पेमेंट वाली इंश्योरेंस होती है जिसमें आपको मेच्योरिटी मिलती है, उसका प्रीमियम हाई होता है। बट टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है कि आपने 1-1.5 लाख रुपए पे किए, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस मिल जाती है 1 साल के लिए। साल बाद वो खत्म हो जाती है। बट उस 1 साल के लिए आप ये मेक श्योर कर लेते हैं कि अगर आपको वहां कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को 1-1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सो टर्म इंश्योरेंस पूरी दुनिया में करवाई जाती है। हमारे यहाँ बहुत कम परसेंटेज है टर्म इंश्योरेंस की, नहीं करवाई जाती। हमारे यहाँ वही इंश्योरेंस करवाई जाती है जिसमें रिटर्न मिले, जिसमें कोई मेच्योरिटी हो। सो एक टर्म इंश्योरेंस भी होती है। और एंडोमेंट इंश्योरेंस तो ये होती है कि उस जितने साल चलती रहेगी उसमें बोनस ऐड होता है और उसके बाद। अच्छा, बच्चों के लिए जैसे एज अ फादर तो हम ज़्यादातर बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो बच्चों के लिए कौन सी इंश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर हम जाते हैं या अगर हमें कुछ आगे पीछे हम उनके अखराजात नहीं उठा पाते, तो ऐसी कौन सी इंश्योरेंस है जो उनके लिए वैल्यूबल रहती है फ्यूचर में? एक तो एजुकेशन का मुझे पता है, और इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स हैं? चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान होते हैं अक्सर, और जो नॉर्मल इंश्योरेंस भी होती है जिसको एंडोमेंट प्लान हम कहते हैं, एक्चुअली वो बच्चों के लिए ही होती है। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि यार बच्चों की इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस बच्चों की नहीं होती, बड़ों की होती है। कौन सा बाप ये चाहता है कि बच्चा को कुछ हो जाए तो बाप को पैसे? नहीं, एजुकेशन की तो बात मैं वैसे बता रहा हूँ। वैसे बड़ी लॉजिकल बात है कि बच्चों की इंश्योरेंस तो हम करवाते हैं लोग, बच्चों की इंश्योरेंस। चाइल्ड एजुकेशन प्लान भी होते हैं हमारे पास, बट अक्सर वो जो इंश्योरेंस होती है वो फादर की होती है, जो प्रपोजर होता है, जो पेमेंट कर रहा है, या जिसकी लाइफ पे रिस्क एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है। सो फादर की ही इंश्योरेंस होती है। सबसे जो हाईएस्ट पे आउट वाली इंश्योरेंस होती है ना, वो एंडोमेंट प्लान होता है, चाहे वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का हो। वो एंडोमेंट प्लान जो होते हैं उसके हाईएस्ट रिटर्न्स होते हैं। अच्छा, फाइनली मैं ग्रुप में ऐड हो गया हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कि अगर वो आना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सिंपल है, हमारा एक छोटा सा फॉर्म है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि उनको अलाउ करते हैं। अभी मेरे पास कोई 192 रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो मैं उनको ऐड नहीं करता जिनको हम नहीं जानते, क्योंकि फाउंडर्स की कम्युनिटी है, तो डेटा क्रेडिबिलिटी पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कोई स्पैमिंग ना करे, कोई ऐसी अननेसेसरी चीजें शेयर ना करे। हमारे यहाँ तो लोगों को आदत होती है ना सुबह गुड मॉर्निंग के और गुड नाइट के मैसेजेस करने, रमजान मुबारक के मैसेजेस करने। ठीक है, आपके पर्सनल स्पेस पे आप सब कुछ कर सकते हैं, बट जब आप किसी प्रोफेशनल स्पेस पे आते हैं तो दूसरों के लिए भी थोड़ा केयर करना होता है। और हम कोशिश करते हैं कि रिलेवेंसी रहे, ताकि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो जाए पूरी कम्युनिटी से। जब बहुत सारे मैसेजेस का फ्लड आ जाते हैं तो मैसेजेस मिस हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। आपको इम्पोर्टेंट ऐसा कोई प्रोग्राम आ रहा था जिसमें आपको अप्लाई करना था, आप रह गए, सो वो पर्पस खत्म हो जाएगा ग्रुप का। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं जिनको हम जानते हैं, सो पहले मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ 2-3, मैं उनको जान लेता हूँ, तो फिर उनको मैं ऐड कर लेता हूँ। सो हमने इसको ओपन फॉर ऑल रखा है, बट एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखा है कि हम पहले जान लें उसको जिसको ऐड करें, ताकि ऐसा ना हो कि कल कोई इशू होता है तो हमें भी पता हो वो कौन था। सही है। वो आपके साथ फेसबुक पे कनेक्ट होकर रिक्वेस्ट कर सकता है, बात फेसबुक पे मेरा नंबर बहुत जनरल है। मैं शायद पता नहीं क्यों कब कैसे हुआ, बट आप गूगल पे पूरे दुनिया में कहीं भी कपिल कुमार लिखेंगे तो मैं आपको टॉप रिजल्ट पे मिलूंगा। और मैं इतना सर्चेबल हूँ, मेरी पूरी प्रोफाइल्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। आपका कीवर्ड जो है ना, कंपटीशन है एक बंदे के साथ, कपिल शर्मा के साथ। हाँ। तो आप शर्मा लिखेंगे तो शायद इंडिया पहुंच जाएंगे, बट कपिल कुमार लिखेंगे तो आप डायरेक्टली मेरी लिंक्डइन पे लैंड कर लेंगे या फेसबुक पे, और मैं आपको हर जगह पे मिलूंगा टिंडर के अलावा। तो आप वहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, तो आप इजीली तो टिंडर पे क्यों नहीं है आप? आपने जरूरत नहीं पड़ी कभी। आपने मेरा बाइफ्रिकेट किया ना, मैं सब जगह मिल जाऊंगा टिंडर के अलावा। अच्छा, ये तो चलो बहुत अच्छा हो गया कि इसके अंदर किसी को भी ऐड करना होगा तो वो आपके साथ ज्वाइन भी कर सकता है, कनेक्ट भी कर सकता है। व्हाट एग्जैक्टली आप क्या कोई नया प्लान किया है अपने ग्रुप बनाने के बाद? फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि इनके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म? फ्यूचर में हम इसके पीछे एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। अब हमारी वेबसाइट भी लाइव है, thefounderspace.com.pk पे जाके कोई भी देख सकता है हमारी एक्टिविटीज। सो हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जिसपे हम चाह रहे हैं कि वो एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें 3 पर्पस पूरे हो, कि एक फाउंडर्स डायरेक्टरी हो पूरे पाकिस्तान की, जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, इन्वेस्टर डायरेक्टरी हो, और एक इकोसिस्टम बन जाए, ताकि अगर कनेक्ट होना है आपको, कोई इन्वेस्टमेंट डील करनी है, आपके पोर्टफोलियोज हो। इंडिया में आप देखेंगे या आप दूसरी कंट्रीज में तो एक वेबसाइट है क्रंच बेस, आपको वहाँ सारा स्टार्टअप्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनके राउंड्स, ईच एंड एवरीथिंग। पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। काम कर रही हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक i2i ने अभी एक वेबसाइट बनाई है, कुछ और ने बनाई है, बट स्टिल बहुत बड़ा स्पेस है जो मुझे खाली नजर आता है। और कुछ वेबसाइट्स हैं तो बहुत माइक्रो फोकस्ड हैं, सिर्फ उनके पास उन्हीं स्टार्टअप्स की इंफॉर्मेशन है जो उनके से इंक्यूबेट हो चुकी हैं। एक जेनरिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बहुत सारे। सो हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, और जिसपे हम चाह रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम कनेक्ट हो जाए। इसीलिए हमने इसका नाम भी बड़ा यूनिक रखा है, दी फाउंडर्स स्पेस। सो ये जितने भी फाउंडर्स हैं उनका एक स्पेस है, उनकी एक कम्युनिटी है। इसके अंदर मुझे जो चीज़ दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि आपने जिन लोगों को जानते हैं उनको ऐड कर रहे हैं, लेकिन अभी नए बंदों के आप रिक्वेस्ट करेंगे ऐड, इसमें क्या वो लोग भी हैं जो कि अभी वो शार्क टाइम के अंदर स्टार्टअप्स आ रहे हो, तो वो लोग भी ऐड हो सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल हो सकते हैं, और वो हैं। इस फाउंडर स्पेस में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो $1 मिलियन या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ले चुके हैं। शार्क्स मौजूद हैं इस कम्युनिटी में, आप देखेंगे कैश का एक शो होता है, उसके जजेस मौजूद हैं, जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं या पूरी टीम है वो अवेलेबल है। इसके अंदर जब आपने अगर फ्री में रखा है, वैसे एक करना नहीं चाहिए सवाल, फ्री में रखा है तो फिर आप इसकी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके ऊपर फंड बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि मैं भी सोच रहा था इस तरह से करने का। आई डिड रिसेंटली एक एंटरप्रेन्योर का एक मैंने इवेंट किया, तो बड़ा खर्चा होता है यार, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने 5,000 रुपये रखे, तो बोले 5,000 रुपये आपने इसके, मैंने कहा भाई जेब से क्यों पे करूंगा। तो कभी कभी देखें पैशन के सामने ना पैसे कुछ भी नहीं होते। सो मुझे ये लगता था कि सब लोग ना बड़ी बड़ी ग्रांट्स लेके आते हैं तब जाके ये काम करते। जब पैशन हो ना तो काम फ्री में भी शुरू हो जाता है। वेबसाइट हमारे एक पार्टनर है, उन्होंने बनाई है, उन्होंने हमें गिफ्ट की है इस कम्युनिटी को, वो भी इस कम्युनिटी के मेंबर है। लिव बिट्स के नाम से उनका स्टार्टअप है, दानिश भाई, उन्होंने हमारी वेबसाइट बना दी। सो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, किसी कॉज पे काम करते हैं, सो लोग आपको सपोर्ट करते हैं।
मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आपका विजन स्ट्रांग है तो पूरी कायनात आपके साथ वो लोग मिल जाते हैं उस काम को पूरा करने में। अच्छा, वैसे आपका माशाल्लाह से बड़ा ब्रॉड एरिया है। अपने इंश्योरेंस पे हमने डिस्कशन की है, फिर हमने मेडिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर भी बात की कि इस तरह से मेंटेन है। आई थिंक मेडिकल के बारे में आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, फिर फाउंडर्स पे भी थी, फिर आपका एजुकेशन था। तो अब नेक्स्ट 5 ईयर में आप कौन सा नया एरिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना नेक्स्ट फ्यूचर प्लान बताएं। इवन इसको भी बता सकते हैं जो आपके एरिया भी हैं कि इसको हम कैसे अपग्रेड करें, एंड देन किस नए एरिया में आप जाना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं 2-3 स्टार्टअप्स पे काम कर रहा हूँ जो रिसर्च फेस में। रिसर्च फेस इसलिए कि मैंने उनको लॉन्च नहीं किया, मैंने उनको मार्केट में अभी नहीं लेके आया। उसका एक रीजन ये कि जो मैं हमेशा मेंटोर भी करता हूँ बहुत सारे लोगों को कि रिसर्च प्रॉपर करें। कभी कभी ना रिसर्च आपको जवाब दे देती है कि ये काम नहीं हो सकता। आप मार्केट में जाके फेल होके एक एक्सपीरियंस लेने के बजाय आप पहले रिसर्च कर लें। वो जो रिसर्च फेस होता है ना, वो हमेशा मैं उसको इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। वो आपका ना स्ट्रॉन्ग फुटिंग के लिए एक बहुत जरूरी पार्ट होता है। सो रिसर्च पे अगर हम फोकस करें तो बहुत अच्छी बात है। रिसर्च करके हम जो है ना अच्छे वो बना सकते हैं। तो 2-3 स्टार्टअप्स हैं, उनकी रिसर्च कर रहे हैं हम, और इस फाउंडर स्पेस को आगे लेके जाने का इरादा है कि एक ऐसी कम्युनिटी हो पूरे पाकिस्तान में जहां पर अगर कोई फाउंडर लैंड करता है तो उसके जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड, चाहे उसको पार्टनर्स चाहिए। देखिए, सिर्फ हमें पैसे नहीं चाहिए होते, हम बार बार बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, हमें पार्टनर्स चाहिए होते हैं अच्छे। लेट्स सपोज आप एक अच्छा डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं और आपके पास वो स्किल्स है, और मैं जो है सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरा जो मार्केट प्लेस है वो सेल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर हम दोनों पार्टनर हो जाए ना तो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप बन जाता है। हमारे पास कोलैबोरेशन का सिस्टम ही नहीं है, सब लोग साइलोज में काम कर रहे हैं, सारे स्टार्टअप साइलोज में काम कर रहे हैं। कि अगर ये 20 स्टार्टअप्स जो डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, वो सब मिल जाए, पार्टनरशिप कर लें, तो वो दुनिया का एक यूनिकॉर्न बन सकती है। सो ये भी एक विजन है कि फाउंडर्स बताते नहीं एक दूसरे हम उनको जो है ऑन बोर्ड करें और वो कोलैबोरेट करें। जब कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है ना, सो मैंने फाउंडर स्पेस की एक थीम रखी है, ग्रोइंग टुगेदर। जब हम साथ होते हैं तो ग्रो करते हैं, जब अकेले होते हैं तो सिर्फ चलते हैं। सो जब हम साथ नहीं होंगे तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो शायद लोगों को साथ कर रहा है। कुछ दिन पहले मुझे बड़ी खुशी हुई, एक नया स्टार्टअप है मुसरत, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वो हमारी ग्रुप में मेंबर है। वो पहले डिस्कशन कर रही थी मुझसे 4-5 महीने पहले। सो लास्ट मंथ उन्होंने लॉन्च किया है। सो वो कहीं फंस गए, स्टक हो गए वेबसाइट पे। तो मैं उनके घर गया था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने बताया जी वो कपिल, आई हैव अ गुड न्यूज। मैंने कहा क्या? कहती आई फाउंड अ वेरी गुड वेबसाइट डेवलपर ऑन द फाउंडर स्पेस। उनका स्टार्टअप है, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, और उन्होंने हमारी वेबसाइट 2 दिन में लाइव कर दी। अरे वाह! तो मैंने कहा वाह, ये है फाउंडर स्पेस का रिजल्ट। तो यही विजन है जिसको आगे 4-5 साल में लेके जाना है। कुछ और स्टार्टअप्स भी लेके आने, और कैरियर ग्रोथ भी चल रही है। So, मुझे 9 to 5 जॉब करने में ना, मुझे नहीं लगता कि ये जिंदगी मुकम्मल जिंदगी है। मुझे लगता है कि दुनिया जो है ना, अभी तो दरिया पार किए, समंदर अभी बाकी है। नहीं, इंशाल्लाह, और आगे इंशाल्लाह आप तरक्की करते रहेंगे। इसके अलावा जैसे आप मेंटोरशिप की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक अच्छा एरिया एक और दिखा, मैं चाह रहा था क्लोज करूँ, लेकिन मैंने कहा इसको भी थोड़ा कवर करें, बिकॉज हमारे पास अच्छे मेंटोर है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने अपने एरिया में बिजी है, और क्योंकि मेंटोरशिप हम समझते हैं शायद कोई फ्री की सर्विस है, यार बात ही तो की है, उनसे पे करना भी पसंद नहीं करते। तो बट एग्जैक्टली सवाल तो मेरा ये कि क्या किन लोगों को आप मेंटोरशिप दे रहे हैं, और वो एग्जैक्टली मेंटोरशिप में आप उन लोगों को क्या सपोर्ट करते हैं अगर कोई आपके साथ ज्वाइन करना चाहे, और किन किन लोगों को मेंटोरशिप की ज़रूरत है? वैसे तो सबको ही होती है। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, सबको मेंटोरशिप की कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है। सो आपके पास वो रिलेवेंट मेंटोर्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। रिलेवेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, आप स्टूडेंट हैं, तो आप किसी डॉक्टर को मेंटोर करें, ना कि तहसीन भाई को या कपिल को, क्योंकि वो डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड करेगा कि आपको कैरियर में क्या करना है। बट अगर आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना है तो किसी स्टार्टअप फाउंडर को या उस इकोसिस्टम का जो पार्ट है, स्टेक होल्डर है, उसको मेंटोर बनाए, और एक से ज्यादा मेंटोर्स रखें, ताकि पास एक डाइवर्स नॉलेज आए, और आप उस नॉलेज को फिर आराम से उसको पहले तो मिक्स करें एक ब्लेंडर में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करें, अच्छा आउट करें। हो सकता है आपको नेगेटिव रिव्यूज भी मिले, बट वो नेगेटिव रिव्यूज भी हो सकता है वो एक्सपीरियंस हो आपके सामने वाले का, आपके मेंटोर का, उसको 2 मरतबा जरा
रीथिंक करें, हो सकता है उससे कोई बेहतरी निकल आए। सो आपने कहा मेंटोर्स नहीं है मार्केट में, मैं कहता हूँ बहुत सारे मेंटोर्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करना नहीं आते मेंटोर, हमें कनेक्ट होने में और हमें डर लगता है, हमें डर लगता यार है एक सीईओ है, उससे मैं तो क्या हुआ, उनको खुशी होगी आपसे कभी कभी नॉलेज शेयर करने में। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है, वो टाइम नहीं देते, बात नहीं करते, वो अच्छे मेंटोर भी नहीं बन सकते। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कोच नहीं करेंगे। मेंटोरशिप का मतलब है कोच करना, और कोच करने के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, लाइक मेरे एक दोस्त है फाद सिकंदर, मोबिटाइजिंग के सीईओ है। सो एक दिन ना मैंने जब पहली मरतबा उनको कॉल की, वो सीईओ है अपनी कंपनी के, तो मैंने कहा फाहद साहब आपका टाइम चाहिए, कैसे मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कब चाहिए? मैंने कहा आप बताएं। कहते कल आ जाओ। मैंने कहा आप सीईओ है? तो कहते क्या हुआ, बच्चों को मेंटोर करना है ना, मैं आ जाता हूँ। सही है। ऐसे मैंने आज तक जितने लोगों को अप्रोच किया ना, ऐसे ही होता है, वो कहते हैं जी मैं अवेलेबल हूँ। सो हम डरते हैं कभी कभी अप्रोच करने से। सो ऐसे लोग भरे पड़े मार्केट में, कमी नहीं है, बट हम आइडेंटिफाई करें कि क्या जिस प्रॉब्लम के लिए मैं मेंटोर ढूंढ रहा हूँ, क्या वो रेलेवेंट मेंटोर है। और कभी कभी हमें पे भी करना पड़ता है। देखिए, पे करने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, उनकी पे का मतलब है उनके टाइम की कदर करना, उनकी लोकेशन पे आपको अवेलेबल होना, या उनके टाइम पे आपको अवेलेबल होना। कभी कभी ना एक साहब ने मुझे अप्रोच किया, सर आपकी मेंटोरशिप चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, जब आप बोले। तो कहते हैं अच्छा मैं कल बताऊंगा। मैंने कहा ओके। फिर वो कहते हैं सर मैंने कहा आ जाए आप शाम में। अगले दिन की कॉल आई, सर शाम में तो नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा रात में आ जाए। सर रात में भी नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा सैटरडे की सुबह आ जाए। सर सैटरडे की सुबह उठना नहीं होता। मैंने कहा चले आपको जब जिंदगी में टाइम मिले आ जाइएगा। सही है। तो मेंटोरशिप की फी होती है, वो फी होती है कि आप अगले के टाइम की इज्जत करें। आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आपको मेंटोर के टाइम पे अवेलेबल होना पड़ता है, ना कि मेंटोर को। आपको अगर ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेट सपोज अगर आप गुलशन में है और मेंटोर आपका डिफेंस में, सो यू हैव टू ट्रेवल, यू हैव टू बी देयर 20 मिनट्स अर्लियर। सो ये भी एक बहुत बड़ी फी होती है। और इसमें हम अपना टाइम निकालें। आई थिंक मैंने देखा है जितने भी सीईओ लेवल के साथ कनेक्टेड हूँ मैं, उनको मसला नहीं है इतना, हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है उनका। और जो भी डेवलप हो रहे हैं उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन जो डेवलप होकर उनको प्रॉब्लम नहीं होता। हमें लग रहा होता है अगर हम उनके साथ राइट टाइम पे कनेक्ट होंगे तो वो अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे ही कोई बुक्स जो कि स्टार्टअप्स का, जैसे आपका बड़ा एरिया है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई स्टार्टअप से बुक रिकमेंड करें ताकि लोग अपने आप को ग्रोथ कर सकें। यार एक बुक है, जेनेरिक है, जो सबके लिए है, चाहे जो भी सुन रहे हैं। उसका नाम है लीडरशिप विद नो टाइटल। ये है रॉबिन शर्मा की बुक है। सही है। और बड़ी जबरदस्त बुक है। अगर आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है अपना किसी भी जॉब में, आपको कोई अच्छा स्टूडेंट बनना है या अच्छा इंसान बनना है ना, तो वो बुक बड़ी अच्छी कहानियां सुनाती है और अच्छा रोड मैप देती है। सो उसमें एक मिसाल भी दी गई है कि लीडर बनने के लिए ना कभी आपको जरूरी नहीं है कि टाइटल ही मिले। लीडर बनने के लिए वो माइंडसेट होता है। सो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप जॉब कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, जरूरी नहीं है आप सीईओ। अगर आप एक एम्प्लॉय भी हैं, आप उस जगह के गार्ड भी है ना, अगर आपका माइंडसेट लीडरशिप वाला है ना, तो आप कामयाब होंगे। और एक और बुक आती है स्टनिंग सक्सेस, वो भी रॉबिन शर्मा की है। तो ये दो बुक्स बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं, बड़ा इंस्पायर करती हैं। और ये लाजमी पढ़ लेनी चाहिए, लाजमी पढ़ लेनी चाहिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने वो जो हमारा एक पैटर्न चल रहा है ना बुक्स का, लोग मैं देखता हूँ जब मैं सवाल करता हूँ 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव और लीडर वाली और स्टार्ट विद वाई, तो अपने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स इस दफा में मेरे पास कोई नई बुक्स आई हैं। वरना मैंने देखा कि 4-5 बुक्स सबने पढ़ी है और वही एक दूसरे को रिकमेंड करते रहते हैं। चले ये मैं भी पढ़ूंगा, मैंने भी नहीं पढ़ी। दूसरा, कोई इंस्पिरेशन कोट मैं लेना चाहता हूँ कि आपको यार ये मुझे इंस्पिरेशन मिली यहाँ से और ये इंस्पायरिंग कोड है मेरी जिंदगी का जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ हमेशा। आप फ्रूट शॉप पे गए होंगे कभी? हाँ, कई दफा गए। वहाँ देखिए अभी सीजन है, मेलन्स पड़े होते हैं बहुत सारे पड़े होते हैं। वो एक डायलॉग है, लाल है भाई लाल है, बहुत बिका था। सो देखिए एक जैसे लगते हैं, 100 मेलन पड़े होते हैं, बट इनके बीच में एक स्ट्रॉबेरी रख दे तो डिफरेंट दिखेगी और दूर से दिखेगी। ऐसे ही सो इंग्लिश में कोट है, be the strawberry in the bunch of melons। So ये मैं बड़ा इसको डाई हार्ट इसको फॉलो करता हूँ इस कोट को,
जैसे आपने बात की, ये मेरा लाइफ चेंजिंग कोट है जब मैंने पढ़ा था कि आप ना वो स्ट्रॉबेरी बने जो नजर आए 100 में, इसीलिए मैंने इसका थोड़ा आपको उर्दू मिसाल भी दी। सो ये कोट है, बी द स्ट्रॉबेरी इन द बंच ऑफ मेलन्स। आप है भी वैसे भी। तो जिंदगी में आपको स्ट्रॉबेरी बनना पड़ता है। नहीं, वैसे भी स्ट्रॉबेरी है नाम के हिसाब से भी अगर देखेंगे, एक मुसलमानों का पूरे उसमें एक आप जब नाम पढ़ते हैं तो फिर होता है कि हाँ यार कि आप बिल्कुल और आपकी लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आपसे मिलने के बाद कहीं से लगता नहीं है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स इसी से बात करें। आपका अपना अपना कल्चर भी ऐसा अडॉप्ट किया हुआ है, स्टाइलिंग भी वही है, तो एकदम से तो नहीं पता चलता अनटिल अनलेस कि जब तक आपका नाम ना पता चले। देखिए हम एक ही सोसाइटी है, हम कम्युनिटी है। रिलीजन जो है ना बड़ी स्पेसिफिक चीज है, जो कि तो मैं कहता हूँ पर्सनल चीज है। और हमारा जो उठना बैठना रहना खाना ये सब कुछ आता है हमारे जिंदगी के लाइफस्टाइल में। तो हम सबका एक जैसा ही है, हम सब एक ही हैं। मुझे ये डिफरेंसेस समझ नहीं आते क्यों है। अगर दुनिया से रिलीजन हटा देना तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सो ये रिलीजन एक पर्सनल चीज है, जिसको मैं कहता हूँ हमेशा कि ये बिल्कुल पर्सनल, कहते हैं ना कि लिफाफे में बंद करके रखने वाली चीज है, जो आप और आपके खुदा का डायरेक्ट वास्ता है। सही है। बाकी आपका जो लाइफस्टाइल है ना, इसमें जो सबसे मेन चीज आती है वो इंसानियत है। सो हम सब इंसान एक जैसे हैं, एक जैसा ही है, तो हम सबको एक जैसा ही रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। सो आज होली है और हम जो है अभी मैं जाऊंगा, एक होली की सेलिब्रेशन है, और पता है वो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज की है। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ना कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, ये तो हमने बनाए हुए हैं। और मैं हर मर्तबा होली पे बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स मेरे घर पे आते हैं, हम दावत भी खाते हैं, हम एंजॉय भी करते हैं। आज कल 3 दिन होली चलनी है, तो ये तो ये होती कहाँ है? किसी स्पेसिफिक हर जगह पे होती है, घर पे होती है, मंदिर में होती है। स्वामी नारायण मंदिर है एम ए जिना रोड पे, वहाँ बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है। कोई भी आ सकता है वॉक इन, वो एक ऐसी जगह है। और बहुत सारी जगह है, या बिल्डिंग्स में आप चले जाएं, कहीं भी जहाँ हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी भी है तो आपको बच्चे होली खेलते हुए नजर आएंगे। सो वैसे ही होती है जैसे पूरी दुनिया की किसी भी कोने में होती है। सो पाकिस्तान बड़ा एक इंक्लूसिव कंट्री है। ये तो हमने शायद इसको, या ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है ये बड़ा इंक्लूसिव है। चाहे जितने भी त्यौहार हो, चाहे किसी भी बोरी कम्युनिटी का हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो, पारसी का हो, सब मिलके ही रहते हैं और हमें सारे त्योहारों में मजा आता है। मैं तो सब मनाता हूँ। ईद के दिन भी सुबह 9 बजे 8 बजे उठ के लोग जब मस्जिद से निकल रहे होते तो मैं तैयार खड़ा होता हूँ, मेरे जो दोस्त होते हैं उनसे मिलने जाता हूँ। ईद तो ईद भी मेरी वैसी ही होती है, मेरी दिवाली भी वैसी होती है। रमजान भी ऐसे ही मना रहे हैं। रमजान भी रोज इफ्तारी आज देखा था, इफ्तारी की भी अपने को डाली हुई थी, कहीं इफ्तारी में भी पहुंचे हुए थे। ये पिछली जितनी भी इफ्तारियां हुई हैं, ये हर इफ्तारी में मैं पार्ट रहा हूँ। स्पेशली सहरी में, आजकल तो सहरी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सहरी में भी एक अभी ट्रेंड चलना शुरू, ये अच्छा हो गया क्योंकि टाइम कम होता है इफ्तारी में, उसमें टाइम ज्यादा होता है। उसमें मुझे लगता है कि ये बड़ी ब्लेसिंग्स है। हम मिलते हैं, दोस्तों से बात होती है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स मिलते हैं, बहुत सारी बिजनेस डील्स हो रही होती हैं सहरी में। सो ये बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कहता हूँ अगर इन सारे रिलीजन्स को हम पॉजिटिवली लें तो ये सब खुशियों के मौके हैं। आप एंजॉय करें, छोटी छोटी खुशियां हैं, रोज बर्थडे सेलिब्रेट करें, रोज आप किसी की खुशियां मनाएं, किसी की ग्रेजुएशन पार्टी मनाएं, तो इसी तरह जिंदगी कट जाती है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मजा भी आया कि यार एक एरिया था, लेकिन जिस वक्त मैं आपके साथ बैठा था तो मेरे कुछ और सवाल थे मेरे प्रोफाइल, लेकिन जो मैंने देखा यार आपका लोगो लगा हुआ था, मैंने कहा चलो इस पर थोड़ा सा इंश्योरेंस पे बात करें। और इस आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी आपसे बात करके कवर हुआ कि इंश्योरेंस पे बात दी गई। फिर आपका क्योंकि फाउंडर मतलब अगर हम फाउंडर पे बात करें, इनोवेशन पे बात करें, तो मैंने कई पॉडकास्ट कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस पे मैं कहता हूँ कि वो बहुत सारे एरिया मैंने भी आज कवर किए। फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा सवाल, आपने माशाल्लाह 200 पॉडकास्ट किए हैं, मैं कहता हूँ मेरे से ज़्यादा ही पॉडकास्ट आपकी की हुई ऑनलाइन, मैं अभी भी आपको बीट नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा सवाल, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो हमें? बस मैं सबको जो भी सुन रहा है मुझे, या आप भी, हमें ना एक चीज है जिसको हम रेजिलियंस, हम सुनते ज्यादा है, रोजाना सुनते हैं कि जी बड़ी रेजिलियंट सोसाइटी होनी चाहिए। इसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना है, क्योंकि हम जिस तरह की सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है रेजिलियंस या जो पेशेंस है वो गायब होती जा रही है, या हम जो दूसरों को कहते हैं ना कि एक्सेप्टिंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, वो हम छोड़ते जा रहे हैं। सो जब हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अडॉप्ट करते हैं ना, ये जो हम इंटरफेथ हार्मोनी या जितने भी वर्ड्स मुश्किल बात करते हैं, उन सब का मतलब ये होता है कि यार दूसरों की कदर करें,
उनको अडॉप्ट करें, उनके नजरिए को समझे और उस नजरिए को कबूल करें। जब हम ये कर लेंगे ना, जिंदगी इतनी आसान हो जाती है कि आप बस फिंगर टिप्स पे सारी चीजें चलने लगती हैं, सारी दुनिया आपको लगता है कि अपनी है, सिर्फ कबूलियत होनी चाहिए। हम असल में दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं आज के दौर में। ऐसे ही है। हम अपना कहते हैं, जो हमने करा है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। और अगर मैं अगर फाउंडर स्पेस की बात करूँ तो उसमें आपने लाइट माइंडेड लोग एक साथ किए हैं, उनको मेंटोर कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत मज़ा है आपके साथ बात करके, और पॉडकास्ट का आपने फीडबैक भी मुझे दे ही दिया है और आपने बता दिया, अच्छा लगा है। और आज रोज़े में थोड़ी सी ना बैटरी थोड़ी ख़त्म हो रही है, वॉइस भी मुझे लगता है मेरी ख़त्म हो रही है, वरना दिल तो मेरा भी इतना कर रहा है कि कुछ और सवाल करूं। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि शायद मेरी रोज़े में पॉडकास्ट हो नहीं पाएगी लेकिन थोड़ा सा लेकिन ओवरऑल आई थिंक बहुत एरिया मैंने कवर करने की कोशिश की, सारे एरिया कवर हो गए। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं शायद आपको एक दफ़ा और बुलाऊँ, बट इट्स ऑल डिपेंड कि कमेंट्स और फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके प्रोफाइल और इन्फॉर्मेशन भी लगा दूंगा जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। कमेंट आते हैं तो मैं एक दफ़ा, क्योंकि मेरे कुछ और ऐसे सवाल है कि अभी कुछ डाइव इन नहीं कर पाया मैं, उसमें मेरे 1-2 सवाल ये हैं कि अगर कोई स्टार्टअप बन रहा है, उनको क्या क्या टर्म्स और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और अगर मैं वो लोग जो स्टार्टअप्स टूट रहे हैं बेसिकली वो किस वजह से ज़्यादा टूट रहे हैं, तो ये कुछ एरिया भी मेरे रह गए, पर मैं टाइम भी मुझे देखना है। फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप पे ज़रूर करेंगे। एक मुझे पॉडकास्ट और करनी है, और दूसरा ना जो बड़ी पॉडकास्ट मैंने वो भी क्लोज किए हैं, क्योंकि मेरी अभी पीछे पॉडकास्ट कोई 3-3 घंटे की पॉडकास्ट में तो लोग क्लिक भी नहीं मांगते थी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप 1 घंटे में ख़त्म कर दें। तो यार ठीक है, अभी नहीं करनी, क्योंकि सप्लाई डिमांड भी तो देखनी ना, तो सप्लाई नहीं हो फिर डिमांड नीचे गिर जाती है, तो 1-8 घंटे में लोग फिर भी क्लिक कर लेते हैं। तो फिर हम एक और दफ़ा इंशाल्लाह मैं आपको बुलाता हूँ, और इंशाल्लाह कनेक्शन में रहेंगे, और जो लोग आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ मिल सकते हैं। फिलहाल तक के लिए मैं आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। थैंक यू।